हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव में रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हमने किसी भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव का दो मीडियम में रिफ्लेक्शन अगर होगा, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यूनिफॉर्म प्लेन वेव नॉर्मल इंसिडेंस के केस में अगर स्ट्राइक करती है तो किस तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंस वेव के बीच में रिलेशन रहेगा, क्या आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ते हैं कि अगर जो आपका सेकेंड मीडियम है वो अगर एक परफेक्ट कंडक्टर हो और फर्स्ट मीडियम जो है वो आपका अगर एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो, एक स्पेसिफिक केस जिसमें कि आपका सेकेंड मीडियम एक परफेक्ट कंडक्टर अगर है, तो उस केस में आपकी जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है या आपका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा, एज वेल एज इसी पैटर्न पे बेस्ड आपका एक और वेव जनरेट होता है, वेव टाइप जनरेट होता है, दैट इज स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव क्या है और उसी से एसोसिएटेड स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है और स्टैंडिंग वेव रेशियो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का क्या रिलेशनशिप है, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका मीडियम 1 जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ER1 और परमिटिविटी और परमिएबिलिटी μR1, कंडक्टिविटी अगर सिग्मा 1 हो और सेकेंड मीडियम के लिए अगर पैरामीटर्स ER1, μR1 और सिग्मा 2 अगर है, तो ये जो आपका बाउंड्री है, अभी के लिए हमने ये माना था कि Z इज़ लेस देन 0 पे मीडियम 1 है और Z इज़ ग्रेटर देन 0 पे आपका मीडियम 2 है। हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है उसी को हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और Z इक्वल्स टू 0 पे हमने बाउंड्री जो था वो इमेजिन किया था और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। अगर इन दोनों मीडियम में आपकी इंसिडेंट वेव जो थी, जिसे हम EI भी बोल सकते हैं और जो नोटेशन हम लेते आए हैं हमारी पॉपुलर टेक्स्ट बुक्स के साथ मैच करते हुए, तो इस पॉजिटिव Z डायरेक्शन में इंसिडेंट वेव को अगर हमने EX1 प्लस, ठीक है, मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट, यहाँ पे जो वेव है वो पॉजिटिव Z डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सेकेंड मीडियम पे स्ट्राइक करती है। कुछ वेव जो है वो आपकी यहाँ पे ट्रांसमिट होगी, इसे आप बोलेंगे EX2 प्लस Z, प्लस का मतलब है प्लस Z डायरेक्शन में, ओके। इसे हमने E ट्रांसमिटेड भी बोला था। कुछ पोर्शन जो है वो आपका इंसिडेंट वेव का रिफ्लेक्ट होता है, उसे हमने ER बोला था और उसके लिए जो हमने नोटेशन फिक्स किया था दैट वाज EX1 माइनस। जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो आपकी माइनस Z डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इसलिए हमने यहाँ पे ये माइनस नोटेशन लगाया। ये जो आपका स्मॉल नोटेशन है वो आपका मीडियम को बता रहा है, ये उसके कंपोनेंट को बता रहा है। वेव आपकी Z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड हमने Y डायरेक्शन में लेके और ये सारे जो कंक्लूजन थे वो ड्रॉ किए थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल नोटेशन। इस नोटेशन के बेसिस पे हमने ये निकाला था कि EX10 दैट इज इन माइनस डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट ER रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइड बाय EX10 प्लस दैट इज इंसिडेंट वेव will be defined as η2 minus η1 upon η2 plus η1। ये है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम 2 एंड मीडियम 1 बेस्ड ओवर द पैरामीटर्स। इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का क्या फॉर्मूला था, μ/ε, ये रहा ना। और इसी रेशियो को रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के रेशियो को हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोला था, जिसे कुछ टेक्स्ट बुक्स में स्मॉल के से भी नोटेशन दिया हुआ है। सेकेंड कंक्लूजन हमारा ये था कि EX20 प्लस मीडियम 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट व्हेन वेव इज ट्रेवलिंग इन प्लस Z डायरेक्शन
डिवाइड बाय EX1 0 प्लस, दीज आर ET बाय EI, that will be 2 neta 2 by neta 2 plus neta 1। ये हुई समरी जो हमने यूनिफॉर्म प्लेन वेव के दो मीडियम में, या ऐसे बोलें कि दो डिफरेंट मीडियम में जब यूनिफॉर्म वेव शिफ्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन है उसके हिसाब से आपकी जो वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, वो किस तरह से इंसिडेंट वेव के साथ कोरिलेट करेगी। ये समरी हम पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं इफ medium 2 is perfect conductor and medium 1 is perfect dielectric। ठीक है, अभी के लिए हम ऐसा केस माने, अगर मीडियम 2 परफेक्ट कंडक्टर है तो नीटा 2 क्या रहता है? नीटा 2 इज जे ओमेगा म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन 2, ये रहता है नीटा 2। परफेक्ट कंडक्टर के लिए एज द कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट, नीटा 2 विल बी 0। ओके, और यहाँ पे परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक अगर आप बात करते हैं तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए जो आपका गामा 1 है, दैट इज मीडियम 1 इज परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, तो गामा 1 इज अल्फा 1 प्लस जे बीटा 1। For perfect dielectric, gamma 1 is 0, alpha 1 is 0, so gamma 1 will be J beta 1। ये दो कंक्लूजन आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे ये देखिए कि अगर नीटा 2 इक्वल्स टू 0 है, अगर नीटा 2 इक्वल्स टू 0 है, तो आप इन दोनों, हमारे ये जो दो कंक्लूजन निकले थे, जो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव को कोरिलेट करते हैं, उसमें देखिए यहाँ पे अगर आप नीटा 2 0 रखेंगे तो व्हाट डज इट से? इसका कंक्लूजन क्या आता है कि परफेक्ट कंडक्टर, अगर सेकेंड मीडियम एक परफेक्ट कंडक्टर है, इसे 0 रखेंगे, इट सेज ET विल बी 0। कंडीशन एक आपकी ये हो गई। ट्रांसमिटेड वेव जो है वो आपकी 0 रहेगी। आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कोई भी, अगर आपने यहाँ पे परफेक्ट कंडक्टर लगा दिया तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव जो है वो जितना आएगा उतना ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई भी अमाउंट एनर्जी विल नॉट बी ट्रांसमिटेड इन द मीडियम 2। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में स्किन डेप्थ जो है वो 0 होती है, तो वेव इज नॉट गोइंग टू एंटर द परफेक्ट कंडक्टर, इट इज सिंपली गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक। यही आपकी स्किन डेप्थ की डेफिनेशन थी कि कितनी देर तक वो एंटर करेगी और फिर उसके बाद वो अटेन्यूएट हो जाएगी। अगर इसमें ट्रांसमिट हो ही नहीं रही है तो ये हमारे स्किन डेप्थ के कॉन्सेप्ट को भी वेरीफाई कर रहा है। ET इक्वल्स टू 0, जिसे आप अभी के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं EX2 0 प्लस विल बी 0, अगर हम नोटेशंस को फॉलो करते रहे। सेकेंड, इसमें आइए, इस कॉन्सेप्ट में जब आप नीटा 2 इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो ER अपॉन EI विल बी माइनस नीटा 1 अपॉन प्लस नीटा 1, that will give you ER will be minus of EI, reflected wave will be minus of इंसिडेंट वेव। 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आपकी पूरी की पूरी जो वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और दैट गिव्स यू K इक्वल्स टू -1। इसको आप अभी नोटेशंस को फॉलो ऑन करने के लिए आप इस तरह से वापस कंक्लूड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं EX10 माइनस विल बी माइनस ऑफ EX10 प्लस। ये इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड था और ये रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड था। इस तरीके से हमें दो कंक्लूजन मिले हैं जब आपका सेकेंड मीडियम एक परफेक्ट कंडक्टर हो। अब इसके बेसिस पे हम मीडियम 1 में वेव कैसे बनेगी उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, वेव इक्वेशन इन मीडियम 1 हम देखते हैं। ओके, मीडियम 1 को कंक्लूड करते हैं। हमारी जो सिंपल हमने वेव के लिए एक्सप्रेशन लिखा था, हमने ऐसे लिखा कि EX1 पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, EX10 प्लस e⁻⁻ गामा z, ऐसे लिखा था, माइनस गामा z, पॉजिटिव z डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रही थी। यहाँ पे आप
मीडियम वन आपने परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक माना है, तो गामा को आप लिख सकते हैं, गामा शुड बी जे बीटा वन, गामा वन, मीडियम वन के लिए गामा वन, तो जे बीटा वन, तो ई एक्स वन प्लस विल बी ई एक्स वन ज़ीरो ई रेज टू पावर माइनस जे बीटा वन जेड। ये हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेव के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और ई एक्स वन माइनस विल बी ई एक्स वन ज़ीरो माइनस ई रेज टू पावर जे बीटा वन जेड। यहाँ पे हम प्लस आएगा बिकॉज अब जो रिफ्लेक्टेड वेव है ई एक्स वन मीन्स माइनस जेड डायरेक्शन में जो वेव चल रही है, जो कि रिफ्लेक्टेड वेव है, तो उसके लिए ये जो माइनस था ये जेड इस तरह से आ जाएगा। ठीक, इसको अगर हम अब यहाँ पे आप इसको रिकॉल कीजिए कि ई एक्स वन ज़ीरो माइनस विल बी माइनस ऑफ ई, लेट मी करेक्ट इट, ई एक्स वन ज़ीरो प्लस, इन दोनों के एम्पलीट्यूड का रिलेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज -1। तो ये अगर आप लिख के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम वन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ई एक्स वन, मीडियम वन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई एक्स वन प्लस प्लस ई एक्स वन माइनस, पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कि आप बोलेंगे ये ई एक्स वन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है आपका ई इंसिडेंट और ये है आपका ई रिफ्लेक्टेड। ओके, इन दोनों के लिए एक्सप्रेशन रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई एक्स वन विल बी ई एक्स वन ज़ीरो प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे बीटा वन जेड, और इसकी जगह आप यहाँ पे लिखेंगे, इस ई एक्स वन ज़ीरो की जगह आप लिखेंगे माइनस ई एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ई एक्स वन ज़ीरो माइनस ई रेज टू पावर जे बीटा वन जेड। ओके, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे माइनस ई एक्स वन ज़ीरो प्लस लिखिए ना, ये वाला, इस रिलेशनशिप को, तो इस रिलेशनशिप को अगर हम और आगे एक्सटेंड करते हैं तो दैट गिव्स अस ई एक्स वन इज माइनस टू जे साइन बीटा वन जेड, ओके, साइन बीटा वन जेड ई एक्स वन ज़ीरो प्लस। ये आ गया है आपका मीडियम वन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ई रेज टू पावर जे थीटा इज कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा से, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी से, ठीक है, अभी हमने ये इसका निकाल लिया है, टाइम के साथ अगर हम इसको टाइम फंक्शन अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम जैसे लिख रहे थे ना, ई रेज टू पावर जे बीटा जेड इंटू ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी का रियल पार्ट। जब हमने बहुत इनिशियली यूनिफॉर्म प्लेन वेव को पढ़ना शुरू किया था तो हमने यूनिफॉर्म प्लेन वेव को डिफाइन किया था रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर जे, रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर माइनस जे बीटा जेड ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, इस तरह से हमने किया था। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करें और इसका अगर आप रियल पार्ट कैलकुलेट करें और रियल पार्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ई एक्स वन जो आपका आएगा, जो टाइम और डिस्टेंस दोनों का फंक्शन होगा, दैट विल बी टू साइन बीटा वन जेड साइन ओमेगा टी। ये आपका एक्सप्रेशन आएगा मीडियम वन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ पे आप इस मीडियम वन में जो आपकी, अब ये आपका है टोटल ई फील्ड, ई इन मीडियम वन, ठीक है, इसे कंपेयर कीजिए आप ई एक्स वन प्लस से, यह है टोटल, ये था, इसमें क्या क्या सम है, इसमें ई एक्स वन प्लस और ई एक्स वन माइनस दोनों का सम है। अगर आप इस इक्वेशन को ई एक्स वन प्लस जो कि हमारी इंसिडेंट वेव थी उससे अगर आप कंपेयर करें तो वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा रहता है ई एक्स वन ज़ीरो प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा वन जेड, ये था एक्सप्रेशन।
यहाँ आप इसे करेक्ट कीजिए, इसमें EX10 प्लस भी आएगा, जो कि मैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना ये मिस हो गया है, तो आप इसे भी लिखिए, प्लीज़ डू करेक्ट इट। इसे आप लिखेंगे EX1 विल बी 2EX10 प्लस। ओके, इस तरीके से जब आप इस वेव को और इस वेव को जब आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखिए कि इंसिडेंट वेव जो है वो वेव आपकी टाइम और डिस्टेंस दोनों का फंक्शन है, और ये टाइम के साथ भी वेरी कर रही है, डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रही है। बाय चांस यू हैव सम प्रोसीजर टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप यूनिफॉर्म प्लेन वेव जहाँ पे ट्रांसमिट कर रही है उसमें मीडियम में किसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे तो वो हर टाइम के हर सेकेंड पे भी अलग अलग आनी है, एज वेल एज जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगी तो भी वो वेरी करेगा, और इसे आप एक ट्रेवलिंग वेव बोलते हैं। ट्रेवलिंग वेव इज मूविंग अलॉन्ग विद द टाइम एज वेल एज डिस्टेंस। वेयरएज अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेव बनी है ये आपकी टाइम के साथ एक आपका पीरियोडिकली वेरी कर रही है, ये ऑसिलेट कर रही है, बट दिस इज स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। आप ऐसे सोचें कि अगर आपने एक रस्सी ले रखी है हाथ में और आप उस रस्सी को पकड़ के जब फ्री हैंड आप उसे अगर झटका देते हैं तो वो एक हाई एंड लो के इस तरह से लूप्स बनाते हुए उसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से आपको कुछ एम्पलीट्यूड मिलता है। ठीक है, अगर आप इसके लास्ट, ये आपकी ट्रेवलिंग वेव है, यहाँ पे अगर आप मेजर करने लगेंगे तो आपको टाइम के साथ अलग अलग एम्पलीट्यूड मिलेगा। यहाँ पे अगर आप मेजर करेंगे तो वो टाइम के साथ अलग अलग एम्पलीट्यूड मिलेगा। इसे आप ट्रेवलिंग वेव बोल सकते हैं। अगर आप इसके लास्ट एंड को किसी हुक से अगर आप उसे फिक्स कर दें और फिर अगर आप अपने हाथ से उस रस्सी को अगर आप झटकते हैं तो आपको हाई एंड लो मिलेगा। ठीक है, और वो हाई एंड लो जो है वो आपको ऐसे लगेगा, हालांकि ये हाई एंड लो बदल रहा है। ठीक है, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के कॉम्बिनेशन के हिसाब से दैट इज़ वेरिंग, लेकिन अगर आप दूर से उसे देखेंगे तो डिस्टेंस के हिसाब से आपको एक फिक्स लोकेशन पे हमेशा जीरो दिखेगा, एक फिक्स लोकेशन पे हमेशा पीक दिखेगा। आपका जो मिनिमा है और मैक्सिमा है वो बदल सकता है, लेकिन यू विल ऑलवेज फाइंड, आपको ऐसे लगेगा कि एक पैटर्न है जो स्टैंडिंग पैटर्न है, मतलब वक्त के साथ बदल रहा है, बट दैट इज स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो इस फिनोमिना को आप बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। ओके, स्टैंडिंग वेव, this wave is not changing with respect to the distance but it is still a function of time, and time के अकॉर्डिंग आपको ऑसिलेट होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न मिलेगा। लेकिन जब भी आपका β1 z, जहाँ पे आपका β1 z पाई का फंक्शन होगा वहाँ पे आपको हमेशा एक ज़ीरो मिलेगा। जहाँ पे β1 z इज इक्वल्स टू π/2 वहाँ पे आपको हमेशा एक पीक मिलना है। तो इट सीम्स लाइक दैट योर वेव इज स्टैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ऑल्दो इट्स चेंजिंग विद द टाइम, टाइम के साथ ये चेंज कर रही है, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि एक पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न बन गया है। क्योंकि आप जब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव हर बार कंबाइन होके रिजल्टेंट वेव बना रही है। इंसिडेंट वेव चेंज होती जा रही है, लेकिन उसी को कॉपी करती हुई रिफ्लेक्टेड वेव भी चेंज होती जा रही है, और जो टोटल वेव बनी है दैट लुक्स लाइक अ फिक्स पैटर्न विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव को हम मेंशन कर सकते हैं EX1 विल बी 2EX10 प्लस, ओके, साइन β1 z साइन ओमेगा टी। ये आपका स्टैंडिंग वेव का जनरल एक्सप्रेशन है। इसी की तरह अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो Hy1 विल बी 2EX10 बाय η1 cos β1 z cos ओमेगा टी। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे तो यू विल फाइंड कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको इस तरह से
दिखना है कि यहाँ पे हमेशा आपको अगर एक मैक्सिमा मिला है तो इस तरह से ये मिनिमा 0 भी हो सकता है और ये मैक्सिमा जो है वो ये मिनिमा आपका 0 भी हो सकता है और ये मिनिमा अपना कोई एक वैल्यू रख सकता है। ये इसका है ई मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ई मैक्सिमम, और ये ई मिनिमम। ये ई मिनिमम हर बार होगा जहाँ पे, या ये ई मिनिमम जो है वो 0 होगा जब भी आपका साइन बीटा 1 जेड 0 हो। यहाँ पे देखिए, जब भी आपका ये 0 होगा तो आपके इस फंक्शन का टोटल एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साइन वेव के चेंज होने के बावजूद इट विल बी 0। इस केस में क्या होगा, बीटा 1 जेड इज अ फंक्शन ऑफ, बीटा 1 जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। जब भी बीटा 1 जेड एन पाई के बराबर होगा तो आपका एम्पलीट्यूड फिक्स आएगा। इस केस में ई मिनिमम जो है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक, ये है कभी ये इन फेज होंगे, कभी आउट ऑफ फेज होंगे, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। कभी इन फेज होंगे तो आपको मैक्सिमा मिल जाएगा, जब ये दोनों आउट ऑफ फेज होंगे तो आपको मिनिमा मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ई आई प्लस ई आर है, दोनों इन फेज है, इस जगह पे दोनों आउट ऑफ फेज है तो ई आई माइनस ई आर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक डिस्टेंस के साथ फिक्स पैटर्न मिलेगा। और अभी हम कंफ्यूज ना हो, इसे 0 पे ही ड्रॉ कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे इस केस में आपका मिनिमा जो है वो 0 ही आ रहा है। अगर परफेक्ट मैचिंग नहीं होती है, ये परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता है, तो आपको 0 के अलावा भी मिनिमा मिलता है। तो जब भी बीटा 1 जेड एन पाई होगा आपको 0 मिलेगा। बीटा 1 को मैं लिख दूँ 2 पाई बाय लैम्डा, जेड इक्वल्स टू एन पाई। ओके, अगर इसे हम सॉल्व करें तो हम ये देखेंगे कि जब भी z इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 के मल्टीपल्स पे आपको हमेशा एक मिनिमा मिलना है, मिनिमम वैल्यू मिलनी है और इस तरह का फिक्स पैटर्न मिलना है। एंड दिस फिक्स पैटर्न इज डिफाइंड एज अ स्टैंडिंग वेव। ओके, आप समझ में आए? आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स ताकि आप विजुलाइज भी कर सके कि ये क्या हो रहा है। इस जगह पे हमेशा आउट ऑफ फेज, ये अगर लैम्डा बाई 2 है, इस जगह पे हमेशा आउट ऑफ फेज रहेगी आपकी इंसिडेंट वेव और आपकी रिफ्लेक्टेड वेव। हमेशा आपको ई मिनिमा मिलेगा और ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव का सम है, दैट लुक्स लाइक अ स्टैंडिंग वेव एंड दैट इज डिफाइंड एज अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव को आप बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव इज सम ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, इंसिडेंट वेव का मतलब होता है, सॉरी, स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है जब एक कंडक्टर से सेकेंड मीडियम सारी को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको 0 मिल रहा है। अगर परफेक्ट मैचिंग नहीं होती, जो ट्रांसमिशन लाइन में हम इसको दोबारा डिटेल में और पढ़ लेंगे, तो अगर परफेक्ट मैचिंग ना हो और जब भी यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो तो यहाँ पे आपका एक स्टैंडिंग पैटर्न बन जाता है, जिसे आप स्टैंडिंग वेव से डिफाइन करते हैं। और स्टैंडिंग वेव में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर है, दैट इज एस पैरामीटर, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो। ओके, एस की जो डेफिनेशन होती है वो जनरली होती है ई मैक्सिमम अपॉन ई मिनिमम। जो फाइनल वेव पैटर्न बना है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड। और इसको अगर आप ई मैक्सिमा और ई मिनिमा लिखेंगे, ई मैक्सिमा व्हेन बोथ द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव आर इन फेज, और मिनिमा जब ये दोनों आपके आउट ऑफ फेज हो। तो इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो दैट कम्स 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, सॉरी, 1 प्लस एंड 1 माइनस, आई करेक्ट। इस तरीके से आपका इसे हम लिखते हैं 1 प्लस स्मॉल के भी ऐसे है और 1 माइनस। ओके, यहाँ पे के की आपकी वैल्यू -1 से लेके +1 तक हो सकती है, तो उस हिसाब से आपका एस इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्टैंडिंग वेव रेशियो की जो वैल्यू है वो हमेशा
पॉजिटिव होगी और इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। ये आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एस के लिए वैल्यू रखी जाएगी कि एस की वैल्यू होती है एस इज इक्वल्स टू, रेंज दी जाती है, एस की वैल्यू इस तरह से आपको इस तरह से वैल्यू दी हुई होगी। हमेशा ध्यान रखना है कि एस की वैल्यू 1 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगी और जो लिमिट है वो इनफाइनाइट तक हो सकती है व्हेन योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज 1। परफेक्ट कंडक्टर है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस केस में आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। यहाँ आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। मीडियम 2 में वेव एंटर ही नहीं करी तो मीडियम 2 में कोई पावर नहीं ट्रांसमिट हुई। मीडियम 1 में भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह 90 डिग्री के फेज शिफ्ट में मूव कर रहे हैं। और इस मीडियम में भी अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी अगेन 0। जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपना एक 0 दिखा रहा होगा एंड देयर विल बी अ एवरेज पावर ट्रांसमिशन इन मीडियम 1 इज ऑल्सो 0। इस स्टेटमेंट से आप एक और कंक्लूड करिए। देखिए ई क्रॉस एच का एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का अगर आप, ये तो सब आपके टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाने, अगर टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे ई क्रॉस एच की तो आप साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। दिस इज साइन 2 ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू भी 0 होती है। तो इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मीडियम 1 में है तो नो एवरेज पावर ट्रांसमिशन। यहाँ पे मैं एक और कंक्लूजन लिखती हूँ, नो एवरेज पावर ट्रांसमिशन, नो एवरेज पावर ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन। किस केस में, जब हमारा सेकेंड मीडियम परफेक्ट कंडक्टर है और वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन कर देता है इंसिडेंट वेव का, तो कोई भी ना मीडियम 1 में पावर एवरेज पावर ट्रांसमिट नहीं होगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर at 90 डिग्री फेज डिफरेंस एंड देयर एवरेज इज 0। तो एक तो ये कंक्लूजन जो आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है, स्टैंडिंग वेव क्या है, स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है, उसकी क्या लिमिट्स हो सकती है। अगर आपसे बार बार इस तरह से पूछे जाते हैं तो आप इन एक्सप्रेशंस को किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपसे पूछा जाए, आई होप कि आप एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देके विजुअलाइज करने की भी कोशिश कीजिए कि वंस यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फिर उसके छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें याद करना, मेमोराइज करना आसान हो जाता है और हमारा जो एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज़न का वक्त है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन इन यूनिफॉर्म प्लेन वेव जो है विद द नॉर्मल इंसिडेंस, अभी ऑब्लिक इंसिडेंस के केस भी आने हैं, वेव पोलराइजेशन भी है, तो उन सबको हम 1 by 1 अपने अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।